बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यू ऑल। आज के वीडियो में हम आपको आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के एडमिशन टेस्ट के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे और कौन कौन सी सब्जेक्ट से होंगे, क्योंकि आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने से पहले आप लोगों को उसके बारे में पता हो कि टेस्ट में क्या आ सकता है। आप लोग को कोई भी मटेरियल लेकर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगा खान यूनिवर्सिटी आपको सब कुछ फराहम करेगा जिसकी टेस्ट में ज़रूरत होगी। मसलन पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, खाली पेज। इवन आप अपना मोबाइल भी साथ लेकर जा सकते हो, लेकिन पेपर के टाइम पर इसको स्विच ऑफ करके टेबल के नीचे रखना होगा। हमेशा कोशिश करें कि आगा खान यूनिवर्सिटी के एकेडमिक डिसिप्लिन्स को फॉलो करें, क्योंकि आगा खान यूनिवर्सिटी एकेडमिक हॉनेस्टी पर यकीन रखती है। किसी को भी चीटिंग करते हुए पकड़ा तो पेपर कैंसिल हो सकता है, इसलिए किसी को भी इसके बारे में सोचना नहीं। वो आप लोगों को ऐसे स्ट्रेस फ्री माहौल फराहम करते हैं कि आप अपना 100% दे सको। मोस्टली वो आपके टेस्ट किसी अच्छे होटल या रिजॉर्ट में वो ऑर्गेनाइज करते हैं। लाइक लास्ट ईयर पीसी रावलपिंडी में इसने ऑर्गेनाइज किया था, कराची में ऑर्गेनाइज किया था, और लास्ट ईयर पिशावर में ऑर्गेनाइज किया था। आगा खान यूनिवर्सिटी ने टेस्ट को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन इंग्लिश का है, सेकंड सेक्शन क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग का है, और थर्ड सेक्शन सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। क्योंकि हम मास्टर ऑफ साइंस से नर्सिंग कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिलेटेड टू नर्सिंग होगा। एडिशनली मैं आप लोगों को बताता चलो कि इंग्लिश के रिलेटेड एक लिंक आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर की जाएगी, जिसमें जाके आप लोग इंग्लिश के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और मटेरियल देख सकते हैं कि एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए आप लोग जीआरई की जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग बुक्स है, टेस्ट है, वो यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए कोई प्रॉपर बुक हम आप लोग को रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आप लोग के पास साथ आएंगे 20 एमसीक्यूज। तो 20 एमसीक्यूज के लिए आप लोग कहाँ से क्या क्या ढूंढ लेंगे, तो वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्टली वो आप लोग के एक्सपीरियंस बेस से भी आप लोग इजीली इसको वो क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद 3 क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जो कि एंड में आते हैं। उसमें आप लोगों ने 2 पेशेंट मैनेज करने होते हैं, लाइक कि पूरा मैनेजमेंट आपका हो जाए कि लाइक पेशेंट है डायबिटीज, हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसकी मैनेजमेंट, पूरी मैनेजमेंट, मेडिकेशन, डोजेज एटसेट्रा, उसकी ट्रीटमेंट, साइंस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ये आप लोगों ने सब उसमें लिखना होगा। और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस तरह आते हैं, लाइक एक ये हाइपरटेंशन पे आ गया और दूसरा हमारे साथ डायबिटीज भी आ सकता है, किसी भी डिजीज पे आ सकते हैं जिसकी मैनेजमेंट हो सकती है। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो किसी भी इंसिडेंट्स को, वो कहते हैं कि आप लोग के पास कोई के साथ कोई इंसिडेंस हुआ हो, आप लोगों ने उसको कैसे मैनेज किया है, फ्यूचर पे क्या आप लोग के असरात हो सकते हैं। तो 3 क्वेश्चंस इस तरह आ सकते हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आते हैं, लेकिन ये सब्जेक्टिव होते हैं, एमसीक्यूज नहीं होते हैं। अब हम टेस्ट के साइड पे आते हैं कि हमारे पास टेस्ट में जो 3 पोर्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए कि 3 सेगमेंट्स और 3 सेक्शंस पे मुश्तमिल होगा। तो फर्स्ट सेक्शन हमारे पास जो होगा सेक्शन, वो इंग्लिश पे कंपोज होगा। इंग्लिश के हमारे साथ इसको फर्दर 5 सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। हर एक सेक्शन के अलग अलग एमसीक्यूज है और इसके पूरे टोटल एमसीक्यूज है वो 58 है। आगा खान यूनिवर्सिटी की एक बात बड़े मजे की है कि सब कुछ पहले से बताया जाता है कि टेस्ट में क्या क्या आ सकता है, ताकि स्टूडेंट अकॉर्डिंगली स्टडी कर सके। इंग्लिश में सारे एमसीक्यूज हमारे पास ग्रामर और वोकैबुलरी से आएंगे। इंग्लिश के एमसीक्यूज का एक अलग बुकलेट होता है जो कि पहले दिया जाता है। इसमें 58 एमसीक्यूज होते हैं और इसको मैक्सिमम टाइम 1 आवर दिया गया है। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया है कि इजाफी प्रैक्टिस के लिए आप लोग के साथ ये लिंक शेयर किया जाएगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। इसके थ्रू आप इजाफी मटेरियल के पास एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इंग्लिश के पोर्शन को फर्दर 5 सेक्शन में तकसीम किया है, जिसमें सेक्शन नंबर 1 में 15 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन 2 में 12 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन 3 में 15 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन 4 में 9 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन 5 में भी 9 क्वेश्चन होंगे। इन सबको मिला के ये 58 क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए मैक्सिमम टाइम हमारे पास 1 घंटा होगा।
तो आप लोगों ने पहले भी एक्सपीरियंस किया होगा और हम भी आपको बताते चले कि आप लोग हमेशा कोशिश करें कि पहले वही क्वेश्चंस करें जो आप लोग को पता हो कि आप लोग को 100% आता है, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा वो मसला होता है। अगर आप लोग, ऐसा हो सकता है कि आप लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी साथ साथ करते रहो और एंड में आप लोगों के पास बहुत ईजी क्वेश्चन हो जो आप लोग मिस करेंगे। एक बात याद रखना, जो कि हम अपने कलीग से पूछते रहते हैं, तो सारे लोग ये कहते हैं कि एकेडमिक जो है इंग्लिश का पोर्शन वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आप लोग इसको ज़्यादा इस पे फोकस करें और एनालिटिकल रीजनिंग पे फोकस करें, तो आप इजीली टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये जो दूसरी बात मैंने आप लोग को पहले भी बताई डिसिप्लिन का, आगा खान यूनिवर्सिटी एकेडमिक हॉनेस्टी भी बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। कोई भी डिसहॉनेस्टी में पकड़ा गया तो उसका टेस्ट डिस्क्वालीफाई हो सकता है। Now coming toward the section 1 of the academics are English, which is composed of 15 MCQs. एक सैम्पल क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया गया है और जो इतने भी 15 क्वेश्चंस है वो अकॉर्डिंगली होंगे, जिसमें नाउन, वर्ब, एडवर्ब इस तरह का कुछ आप लोगों से मांगा होगा। आप इस MCQs में देख सकते हैं कि स्टूडेंट ए, डू यू हैव अ पेन? स्टूडेंट बी, यस देयर इज। आप लोग अगर फ्लो में भी जाएंगे तो आप लोग इसको ही मार्क करेंगे, लेकिन हमने एप्रोप्रिएट आंसर्स को यहाँ पर मार्क करना है। अगर हम देखें, the correct answer is A, because we have the verb is to indicate that existence of something, क्योंकि स्टूडेंट बी के साथ बैग में कुछ तो पड़ा है। अगर हम डज लगाएंगे तो मीनिंग तो आएगी, लेकिन वो पूरी मीनिंग नहीं होगी जैसे कि इज हमें देती है। तो हमने कोशिश करनी होगी कि एप्रोप्रिएट और जो प्रॉपरली ग्रामेटिकली प्रॉपर वर्ब, एडवर्ब और नाउन हो हम यूज कर सकें। इंग्लिश में सेक्शन 2 की तरफ आते हैं, तो सेक्शन 2 में हमने पहले डिस्कस किया है कि इसमें 12 क्वेश्चंस होंगे और इसमें भी उसी तरह ABCD का ऑप्शन दिया गया होगा, लेकिन इसमें मसला ये है कि इसमें हमारे पास सिनेरियो में जो क्वेश्चंस है उसमें दो जगह MCQs पुट किए गए होंगे कि ऑप्शन ए क्या आ रहा है और ऑप्शन बी क्या आ रहा है। तो हमने इसको दोनों को करेक्टली फिल करना होगा। लाइक अगर हम इस MCQs में देखें, द यूनिवर्सिटी हैज per dash very heavily in teaching and learning facilities and dash to ensure that we offer modern high quality environment in which our students can live and study happily and effectively। अगर हम यहाँ पर स्पेस ए में देखें तो हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हैं, कॉस्टेड दिया है, इन्वेस्टेड दिया है और स्प्रिंट दिया है। तो इसमें हमारे पास इन्वेस्टेड बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि when a university invest in facilities, it means that they are putting money into improving or expanding that facilities or those facilities। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो इन्वेस्टेड आ रहा है। अगर हम स्पेस 2 की बात करें तो देखें फैसिलिटीज एंड डैश टू इंश्योर डेट, तो यहाँ पर हमारे पास अकोमोडेशन का वर्ड जो है वो बेस्ट सूट कर रहा है। तो यहाँ पर अकोमोडेशन हमारे पास करेक्ट आंसर है। बताने का मतलब ये है, ये स्लाइड दिखाने का मतलब ये था कि आप लोगों को पता चले कि सेक्शन 2 में हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें 2 ही एम्प्टी स्पेसेस हमें मिलेंगी और दोनों को हमने करेक्टली फिल करना होगा। इंग्लिश का सेक्शन 3 हमारे पास 15 MCQs पे मुश्तमिल होगा और इसमें हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सिनोनिम्स पे होंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए होंगे उसमें हमने सिनोनिम्स, जो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव वर्ड है यूज हो सकता है, वो हम पुट करेंगे। लाइक अगर हम इस क्वेश्चंस को देखें, व्हेन यू अराइव एट यूनिवर्सिटी यू विल बी रजिस्टर्ड एट डिफिकल्टी ऑफिस, which word is closest to the registered। it means कि हम इसमें synonyms देखेंगे जो most appropriate हो, most best suitable words हो। अगर हम function देखें तो ये सूट नहीं करता, participate सूट नहीं करता, resign सूट नहीं करता, लेकिन recorded सूट करता है। क्योंकि अगर हम इसको देखें कि the word registered in the given context implies that your information will be officially entered into a system or record। the closest words to registered among the option provided is recorded। बाकी गलत नहीं है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो जो क्लोजेस्ट वर्ड है और जो बेस्ट सूट करता है इस सिनेरियो में वो रिकॉर्डेड वर्ड है। तो जो हमारे पास सेक्शन 3 में 15 क्वेश्चंस होंगे वो मोस्टली जो बेस्ट सूट और जो मोस्ट सिमिलर और मोस्ट रिलेटेड वर्ड्स होंगे जिसको हम पुट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग होंगे।
नाउ कमिंग टूवर्ड सेक्शन 4, तो इंग्लिश के सेक्शन 4 में हमारे साथ 9 क्वेश्चन होंगे और ये 9 बाई 9 क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे कि एक वर्ड के साथ यहाँ पर हमें इटैलिक वर्ड दिया गया होगा कि उस इटैलिक वर्ड के साथ मोस्टली या मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन सा वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। लाइक हमारे पास इस एग्जाम्पल में लिखा है कि प्लीज़ गो टू द लाउंज, तो लाउंज के साथ हमारे पास मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन सा वर्ड यूज़ होता है। हम ऑप्शंस में आके देखेंगे तो ट्रेन लाउंज, तो ट्रेन लाउंज नहीं यूज़ होता। हमेशा जो भी बसेस या उसके लाउंजेस होते हैं, ट्रेन के लाउंजेस या एयरपोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर वो डिपार्चर लाउंज होते हैं या अराइवल लाउंज होते हैं, लेकिन ट्रेन लाउंज नहीं होता, तो ये सूट नहीं करता, फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता। मीटिंग लाउंज तो आप लोगों को भी पता होगा, मीटिंग लाउंज नहीं होते, मोस्टली मीटिंग रूम्स होते हैं, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। द थर्ड वन जो है डिपार्चर लाउंज, जो पहले भी मैंने डिस्कस किया कि बिस सूट करता है लाउंज के साथ, तो ये ठीक है। अगर हम डी ऑप्शन को देखेंगे इंफॉर्मेशन लाउंज, तो इंफॉर्मेशन लाउंज नहीं होता, मोस्टली हमारे पास इंफॉर्मेशन डेस्क होते हैं। और जो ई ऑप्शन है हमारे पास वो है वेटिंग लाउंज, तो मोस्टली वेटिंग लाउंज भी नहीं होते, हमारे पास वेटिंग रूम्स होते हैं। तो इस तरह हमने जो हमारे पास 9 क्वेश्चंस होंगे वो अकॉर्डिंग टू दिस होंगे कि आप लोग इसके अकॉर्डिंगली बिस सूट वर्ड्स एक इटैलिक वर्ड के साथ लगाएंगे। इंग्लिश का हमारे पास जो सेक्शन 5 है या इंग्लिश का जो लास्ट सेक्शन है वो भी 9 MCQs पे मुश्तमिल है और इसमें हमारे पास इस तरह दिया गया होगा कि एक क्वेश्चन का होगा फर्दर 3 और 4, हमारे पास एक क्वेश्चन के फर्दर होंगे 3 या 4 पार्ट्स होंगे और हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि इंडिविजुअली एक एक पार्ट वो रॉन्ग है या राइट है, तो ग्रामेटिकली हमने उसको पढ़ना होगा। लेकिन जो भी क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन के फर्दर जो मैंने कहा कि 3 पार्ट्स होंगे या 4 पार्ट्स होंगे, वो इन अकॉर्डेंस होंगे, मतलब ये कि जो क्वेश्चन मेन थीम उन लोगों का, उन सारे क्वेश्चन का सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक में एक थीम दिया गया होगा, दूसरे में दूसरा थीम दिया गया होगा, नहीं, उनका थीम सेम होगा, लेकिन इसमें कुछ वर्डिंग चेंज होगी जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि आया ये राइट है या रॉन्ग है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग और एप्लीकेशन फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूबरी, बिफोर यू सबमिट योर फॉर्म रिमेंबर टू कीप अ कॉपी फॉर योर रिकॉर्ड। तो ये कीप जो हाईलाइटेड वर्ड है ये यहाँ पर राइट फिट हो रहा है, सूट हो रहा है, ये ग्रामेटिकली ठीक है। रिमेंबर टू कीप एक कॉपी, हम कहते हैं हमेशा जहाँ भी जाते हैं कि एक कॉपी खुद रखो, जो भी अपॉइंटमेंट हमारी होती है, न्यू अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन, ज्वाइनिंग वगैरह होती है, उसमें हम मोस्टली क्या करते हैं कि एक कॉपी हम अपने पास रख लेते हैं रिकॉर्ड के लिए, तो कीप की वर्ड यहाँ पर ठीक आ रही है। पार्ट 2 की तरफ आते हैं, तो थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग योर एप्लीकेशन फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूबरी, बिफोर यू सबमिट योर फॉर्म रिमेंबर टू रिमेन अ कॉपी फॉर योर रिकॉर्ड। तो रिमेन अ कॉपी फॉर योर रिकॉर्ड, यहाँ पर अगर आप ग्रामेटिकली देखें तो ये सूट नहीं कर रहा। रिमेन अ कॉपी फॉर अ रिकॉर्ड, ये इसकी कोई मीनिंग नहीं आ रही हमारे पास, ये रॉन्ग है, ये सूट नहीं कर रहा, ये बेस्ट फिट इस कंटेक्स्ट में नहीं हो रही है। इसको लग रहा है कि कोई ये टाइपिंग एरर यहाँ पर हमें दिख रही है। अगर हम पार्ट 3 को देखेंगे, तो थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग योर एप्लीकेशन फॉर द यूनिवर्सिटी, बिफोर यू सबमिट योर फॉर्म रिमेंबर टू सेव अ कॉपी, ये भी ठीक है। और रिमेंबर टू मेक अ कॉपी, ये भी ठीक है। लेकिन इन तीनों में जो ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेकंड पार्ट है ये रॉन्ग हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द हमारे पास फिर 9 क्वेश्चन होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे राइट हो, सारे राइट ऑप्शन हो हमारे पास तीनों या चारों में, या ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास 3 या 4 रॉन्ग आंसर ही आए। लेकिन हमने इसका बताने का मतलब ये था कि इस तरह के 9 क्वेश्चन होंगे जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना होगा कि ये सेंटेंस जो हाईलाइटेड वर्ड है ये यहाँ पर ठीक है या ठीक नहीं है, और 4 क्वेश्चन दिए गए होंगे तो उसको हमने अकॉर्डिंगली देखना होगा। अब हम आते हैं टुवर्ड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसको हम दूसरे अल्फाज में एनालिटिकल रीजनिंग भी कहते हैं।
क्वांटिटेटिव रीजनिंग ये भी इसका भी टोटल टाइम है 60 मिनट्स और इसके लिए अलग से आंसर शीट दिया गया होगा। सेक्शन 2 के लिए जो आंसर शीट देते हैं वो फिर सेक्शन 3 के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो रिमेंबर कि जब भी आपको आंसर शीट दे देंगे सेक्शन 2 के लिए तो उसको अपने पास रखेंगे क्योंकि वो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 दोनों के लिए यूज़ होंगे। सेक्शन 2 जैसे कि मैंने पहले बताया क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग है। इसके लिए जो हम बेस्ट सूट बुक यूज़ कर सकते हैं मोस्टली वो GRE की जितनी भी बुक्स है जो हायर एजुकेशन के लिए यूज़ होता है जिसमें बाय स्टैटिस्टिक्स और ये एनालिटिकल रीजनिंग जियोग्राफी वगैरह होती हैं, तो हम इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स है वो हम पढ़ के उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और ये ऐसा पार्ट है कि सारे लोग इसको देख के कहते हैं कि नहीं यार इसको मैं कैसे पास करूँगा, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के अक्सर एनालिटिकल रीजनिंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन हम उसको इजीली इन्हांस कर सकते हैं जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इस पोर्शन पे हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली हम क्लियर कर सकते हैं। और इसके लिए रिकमेंडेड बुक जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि GRE की जितनी भी बुक्स है प्रैक्टिस बुक्स है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रीजनिंग की एनालिटिकल रीजनिंग की वो हम इसको इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। एज इट जो हमने पहले कहा कि इसमें क्या होगा कि इसमें हमने एक ही MCQs को एक ही आंसर इसमें हमारे पास होगा, इसको हमने मार्क करना है कि ये ठीक है। और जैसे कि हमने ईटा वगैरह के लिए जो पेपर शीट हमें दिया गया है आंसर शीट दिया गया है उसी तरह हमने उसको जो है शेड करना होगा और प्रॉपर शेड करना होगा, इधर उधर नहीं करना ताकि MCQs हमारा गलत ना हो। इसमें भी 40 MCQs होते हैं जैसे कि मैंने आप लोग को इंग्लिश सेक्शन में बताया था कि हमेशा ख्याल रखना स्टार्ट इस तरह लेना कि वो MCQs पहले करना जिसको आप 100% श्योर हो कि ये मैं ठीक कर रहा हूं। तो उसको आप इसका फायदा ये है कि वो फॉर एग्जांपल अगर एट द एंड आपको आसान MCQs मिल जाए और वो आप कर लेंगे, अगर बाद में टाइम रहता है तो आप जो मुश्किल आपको लगते हो जो डिफिकल्ट हो जिसमें कैलकुलेशंस हो तो वो भी आप इजीली एंड में कर सकते हो और अपने पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। लाइक इन इंग्लिश में हमने कहा था कि फर्दर 5 सेक्शंस में डिवाइड किया था। क्वांटिटेटिव रीजनिंग को सेक्शन में तो डिवाइड नहीं किया है, लेकिन इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि अर्थमेटिक्स है जो सिंपल मैथमेटिक्स है जिसमें हम कहते हैं कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन वो वाली मैथमेटिक्स जो है वो 30% होगी। हम हमारी क्वांटिटेटिव रीजनिंग की जो पेपर है 40 MCQs है उसमें 30% इसके होंगे। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जिसमें ग्राफ्स और टेबल्स होते हैं ये हमारे पास 40% होंगे। लॉजिकल रीजनिंग जिसमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री है वो हमारे 30% होंगे। तो हमेशा कोशिश करना कि आप लोग इस पे बार बार प्रैक्टिस करो तो ताकि एक फ्लो में आ जाए और जैसे पेपर का दिन होगा फिर आप लोग इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड सेक्शन 2 जो कि हमने पहले डिस्कस किया है। सेक्शन 2 हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग पर मुश्तमिल है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में भी हमने कहा कि इसको फर्दर 3 में डिवाइड किया, टाइप ऑफ 3 में डिवाइड तो नहीं किया लेकिन 3 टाइप के MCQs इसमें आ सकते हैं जिसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास है अर्थमेटिक जिसको हम कहते हैं सिंपल मैथमेटिक्स जिसको हम कहते हैं कि जिसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन होंगे जो इस पे मुश्तमिल होगा। अब हम आते हैं एक एग्जांपल की तरफ कि किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप देख के अकॉर्डिंगली बाकी क्वेश्चंस आप इंटरनेट रिसोर्सेज जैसे कि GRE बुक का हमने कहा वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज द लार्जेस्ट। अगर आप लोग ऑप्शन ABCD को देखेंगे थोड़े से इसको कंफ्यूज किया है, एक को परसेंटेज, दो को परसेंटेज में दिया है, एक को जो है वो रेशियो में दिया है और एक को जो है वो पॉइंट्स में दिया है। लेकिन हम सब ने इसको अगर हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो 45% हमारा क्या बनता है 45 डिवाइडेड बाय 100। तो 45 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास आ जाता है 0.45। अगर हम 5% को देखेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास आता है 0.5। थर्ड वन जो है 3/4 जो है जो रेशियो में दिया है उसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे 3/4 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.75। फोर्थ क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट्स रेशियो में दिया पॉइंट्स में दिया है तो उसको देख के 0.666 और इसको हम इजीली 0.67 भी कह सकते हैं। तो 0.76 हमारे पास एक ऑप्शन आ गया, फिर दूसरा ऑप्शन 0.5 आ गया, तीसरा ऑप्शन 0.45 आ गया और चौथा ऑप्शन जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास आ गया 0.75। आप इसको इजीली देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है 0.75 या ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आप
आंसर शीट में मार्क करेंगे, वहां पर शेड करेंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के क्वेश्चन कि जिसमें आपको डिफरेंट दिया गया होगा, कोई परसेंटेज में दिया होगा, कोई रेशो में दिया होगा, कोई सिंपल पॉइंट्स में दिया गया होगा। ये सिंपल अर्थमेटिक का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर लिखने के टाइम शायद कुछ मिस प्रिंटिंग वगैरह हो गई है, तो यहाँ पर स्टार्ट में 1/4 है, फिर प्लस 4/3, फिर 3/5, फिर 1/4 एंड फिर 4/5 है। इसमें कहा है कि ये सारा सॉल्व करके हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आता है, तो उसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने मैथमेटिक्स के रूल्स पढ़े कि पहले हमने ब्रैकेट करना है, फिर इसके बाद हमने डिवीजन करनी है, फिर इसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस तरह जो रूल है आप सबको पता है वो करनी है। तो नाउ कमिंग टुवर्ड क्वेश्चन 1/4, चूंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो हम इसको एज इट छोड़ देंगे। ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो इनको हम ऐसा कर सकते हैं कि 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे 4 और 3 हमारे पास 12 हो जाएगा, 3/5 हमारे पास 15 हो जाएगा, तो ये 12/15 हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा इसका आंसर। फिर नाउ कमिंग टुवर्ड दिस पोर्शन, तो इसमें हमारे पास ट्रिक ये दिया गया है कि 1/4 डिवाइडेड बाय 4/5, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो डिवीजन दिया है। मल्टीप्लिकेशन को हमने इजीली मल्टीप्लाई किया, लेकिन आप डिवीजन को हम कैसे करेंगे, तो ये मैथमेटिक्स की रूल है कि जब हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हम इसको इन्वर्स करेंगे। लाइक यहाँ पर 4/5 है, अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 अपनी जगह आ जाएगा, 12/15 अपनी जगह आ जाएगा, और ये अब इन्वर्स हो गया, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 5 हमारे पास 5 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास 16 आ जाएगा। अब हम फर्दर इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम लीस्ट कॉमन फैक्टर जिसको एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन जिसको कहते हैं, वो हम लेंगे। तो 4, 15 और 16 का जो एलसीएम है वो हमारे पास आता है 240। तो 240 हमारे पास एलसीएम हो जाएगी, और फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 की जगह 60 आ जाएगी, फिर 12 की जगह 192 आ जाएगी, 5 की जगह 75 आ जाएगी। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 177/240। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 59, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 80। तो हम इस ऑप्शन को अगर हम देखेंगे कि हमारे पास ये कहाँ पर मौजूद है, तो ऑप्शन ए हमारे पास ये कोरिलेट करता है जो हमने सॉल्व किया है। तो अकॉर्डिंगली इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, और प्रीवियस जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया इस तरह के। सिंपल कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास 30% क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीप्लिकेशन, एडिशंस और इसके होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि जो पिछला क्वेश्चन है जिसमें सिंपल दिया था कि लार्जेस्ट कौन सा है, मतलब ये है कि डिफिकल्ट भी आ सकते हैं, लेकिन वो होंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ताकि आप लोगों को पहले से पता हो कि मैंने कौन सा पोर्शन कितना पढ़ना है। अभी हमारे पास थर्ड सिंपल क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं द कॉस्ट ऑफ अ बुक इंक्रीज फ्रॉम 600 टू 624। द इंक्रीज इन द कॉस्ट, ये हमें परसेंटेज में बताना है कि 600 से एक बुक की कीमत है वो 624 बन गई है, तो इसमें कितना परसेंट चेंज आया है। अमाउंट का तो हमें पता है कि 24 चेंज आया है कि 24 24 हमारे पास इंक्रीज हो गया है, लेकिन परसेंटेज में हम इसको कैसे फाइंड करेंगे कि परसेंटेज में कितना चेंज आया है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला ये है कि न्यू कॉस्ट माइनस ओल्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओल्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। ओल्ड कॉस्ट हमारे पास गिवन है, न्यू कॉस्ट भी गिवन है, 100% से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 624 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास आ जाएगी 4%। तो इसके अकॉर्डिंग, और भी लाजिमी नहीं कि ये क्वेश्चन आएगी, कुछ और क्वेश्चन भी आ सकता है कि कॉस्ट ऑफ अ बुक इंक्रीजेस फ्रॉम 600 टू फॉर एग्जांपल 700 टू 750, 800 टू 850, 800 टू 900 समथिंग, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। और अकॉर्डिंगली डिक्रीज के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल प्राइस रिड्यूस हो गया है 600 से
550 पे आ गया है या सेल लगी है, फॉर एग्जांपल एक चीज़ पे सेल लगी है कि पहले कीमत 5000 थी, अब उस पे 50% सेल लगी है, तो इसकी कीमत अब हमारे पास क्या होगी। तो इस टाइप के एमसीक्यूज पे भी आप लोग प्रैक्टिस करो कि पहले इतना था अब इतना है, या पहले इतने परसेंट चेंज था अब इतना परसेंट चेंज है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग इतना प्रैक्टिस करें कि आप लोग को फिर इजी लगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमारे पास इतना परसेंट सेल लगा है, इतने परसेंट डिक्रीज हुआ है, इतना परसेंट हमारे पास इंक्रीज हुआ है प्राइस, तो उसमें कीमत का बताया था, परसेंटेज का भी आ सकता है। तो अगर हम इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो हमारे लिए इजी होगी कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम इजीली उसको सॉल्व करेंगे और हमारा टाइम भी कंज्यूम नहीं। बेसिक चीज़ जो है हमारे ग्रेजुएट लेवल पे ये इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो होती है अगर हम इतना प्रैक्टिस करें कि हम फिर इजीली इसको कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेशन भी मोस्टली हम क्वेश्चंस को फिर सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें कितना परसेंट या कोई जवाब क्या आ रहा है। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि टॉय हेलीकॉप्टर जो पहले 600 का था, अब बिलाल ने 30% ऑफ लिया था। जैसे कि मैंने आप लोग के साथ पहले डिस्कस किया था कि हमारे साथ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि 30% एक ब्रांड पे साल लगी माल में, या इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि 30% इंक्रीज हो गए, इन्फ्लेशन आ गया, इतनी रेट इंक्रीज हो गई, इतनी डिक्रीज हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इससे पहले 600 का था, बिलाल ने 30% ऑफ भी लिया, तो अब 30% ऑफ पे हमारे पास बिलाल ने कितना सेव किया। यहाँ पर ये भी देखना होगा कि बिलाल ने यहाँ पर सेव का हमें ये कहा है कि बिलाल ने सेव कितना किया है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बिलाल ने कितने का लिया है, पहले 600 का था, बिलाल ने 30% ऑफ भी लिया, तो कितने पी लिया, वो कीमत अमाउंट वो भी मांग सकते हैं। और यहाँ पर ये भी मांगा है कि कितने बचाए हैं। तो अब हम इसको देखेंगे तो इसके लिए इजी फार्मूला है कि जो हमारे पास परसेंटेज है और जो एक्चुअल प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो परसेंटेज हमारे पास है 30% ऑफ पी लिया है या 30% डिस्काउंट पी लिया है। तो परसेंटेज को हम जब निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 600। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 180। तो इसका मतलब ये है कि हमारे बिलाल ने 180 RS का क्या किया है, फायदा किया है, या बिलाल ने 180 RS कम पी लिया है। तो अगर हम अब एक्चुअल प्राइस देखेंगे तो 160 से 600 से हम 180 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 420। तो बिलाल ने 420 पे उठा लिया। इस तरह का एमसीक्यूज भी आ सकता है। जो फिर 420 का ऑप्शन दिया है ये किसका दिया है, अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया होता कि बिलाल ने कितने प्राइस पे लिया तो ये फिर 420 है, तब आंसर ये ठीक होता। लेकिन यहाँ पर मांगा है कि हाउ मच बिलाल सेव, तो बिलाल ने सेव कितने किए कि 600 के बजाय उसने 420 पी लिया, तो सेव कितने किए, 600 से 420 हम माइनस करेंगे, ये फार्मूला हम यूज करेंगे तो 180 हमारे पास इजीली आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि बिलाल ने 180 RS क्या किए हैं, बचाए हैं या बचत किया है या प्रॉफिट किया है। नाउ कमिंग टुवर्ड द फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमने देखना है कि 3 balls ABC रिंग्स सिमल्टेनियसली। ये कहा है कि 3 हमारे पास 3 बिल्स है जो सिमल्टेनियसली रिंग होते हैं 6 बजे पे। लेकिन इसकी बात है कि रिंग ए जो हमारे पास है वो 15 मिनट के बाद दोबारा बजेगी, फिर रिंग बिल बी जो हमारे पास है वो 20 मिनट के बाद दोबारा बजेगी, और जो रिंग सी हमारे पास है वो 30 मिनट्स के बाद दोबारा बजेगी। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि किस टाइम पे हमारे पास तीनों बिल फिर से दोबारा एक साथ बजेंगे। जैसे कि 6 बजे एक साथ बजे, अब दोबारा कितने बजे ये दोबारा एक साथ बजेंगे। तो इसका भी आसान से सलूशन है कि हम तीनों का बिल का जो हमारे पास तीनों बिल है जो कि 15, 20 और 30 मिनट्स पे रिंग होते हैं, इसका हम एलसीएम जो कि पहले क्वेश्चंस में हमने लिया है वो निकालेंगे। तो 15, 20 और 30 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है, 60 आता है। तो 60 का मतलब क्या है, 1 आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले बिल हमारे पास 6 बजे पे क्या होता था, वो रिंग होता था। अब बीच में तो एक 15 मिनट के बाद बजी, फिर एक दूसरे 20 मिनट के बाद बजी, एक 30 मिनट के बाद बजी, लेकिन एक एट अ टाइम फिर कब बजेगी, तो वो हमने निकाला 60। तो 60 मिनट के बाद हमारे पास ये एक साथ बजेंगे, और पहले 6 बजे थे तो अब 7 बजे हमारे पास ये दोबारा एक साथ बजेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे पास आ सकते हैं, इस पर भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।
अब हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में, जिसको हमने कहा था कि हमारे पास ग्राफ्स के भी क्वेश्चंस होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ग्राफ का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया गया है कि एक यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें 4 इयर्स के जो ड्यूरेशन है उसमें मेल और फीमेल की एनरोलमेंट की बात की गई है कि 1998 में हमारे पास किया था। ये जो कलर है, कलर कोड, ये मेल के लिए है और ये जो डार्क है ये फीमेल के लिए है। 1998 में 10 फीमेल एनरोल हुए थे तो 40 मेल एनरोल हुए थे। 1999 आफ्टर 1 ईयर हमारे पास जो फीमेल है वो 10 ईयरली फीमेल्स के अमाउंट में 10 इंक्रीज आता है और मेल जो है इनरोलमेंट उसमें 5 इंक्रीज आता है। तो क्वेश्चन ये दिया गया है कि विच ईयर सेम नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट विल बी इनरोल्ड। कौन से ईयर में हमारे पास सेम नंबर ऑफ मेल और फीमेल स्टूडेंट आ जाएंगे। तो अगर हम देखें कि ईयरली मेल में 5 इंक्रीज आता है और फीमेल में 10 इंक्रीज आता है। तो 1998 में 10 40 था, 1999 में फीमेल 10 से 20 हो गए तो मेल 40 से 45 हो गए। 2000 में फिर हम देखेंगे तो फीमेल 20 से 30 हो गए और फीमेल 45 से 50 हो गए। फिर अगर हम देखें कि हमारे पास 2001 में हम देखेंगे कि फीमेल 30 से 40 हो गए और जो मेल है वो 50 से 55 हो गए। अब अगर हम अकॉर्डिंगली जाएंगे, जैसे कि मैंने अब यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप लोग देखें जैसे कि 2001 में मेल 55 थे, फीमेल 40 आए थे, इनरोल हो गए थे। 2002 में अब क्या होगा, मेल हमारे पास 60 हो जाएंगे, 5 इंक्रीज हो जाएगी, 55 से 60 हो जाएंगे और फीमेल हमारे पास जो कि 10 इंक्रीज होते हैं वो 40 से 50 हो जाएंगे। फिर 2003 में हम लोग देखेंगे कि मेल 60 से 65 हो जाएंगे और फीमेल जो 50 थे 60 हो जाएंगे, फिर भी 5 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 2004 की तरफ हम आते हैं तो मेल 65 से 70 हो जाएंगे, 4 इंक्रीज हो जाएंगे और फीमेल जो है वो 10 इंक्रीज होते हैं 60 से, वो भी 70 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है कि वो कौन से ईयर होगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेम नंबर ऑफ द स्टूडेंट इनरोल होंगे, वो हमारे पास आ जाएगी 2004, क्योंकि 2004 में मेल और फीमेल दोनों 70 आ जाएंगे। और जो ट्रिक था वो आप लोगों को मैंने बता दिया। इस तरह के ग्राफ्स में भी हो सकते हैं, कुछ इस तरह आ सकते हैं कि डिक्रीज का भी आ सकता है, सेम इंक्रीज का भी आ सकता है, तो डिफरेंस भी आ सकती है कि किसी में मतलब जो है एक कांस्टेंट अमाउंट की इंक्रीज भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल 2 ईयर के बाद, एवरी 2 ईयर के बाद फॉर एग्जांपल 10 की इंक्रीज आती है या एवरी 2 ईयर के बाद 10 की डिक्रीज आती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग ज़्यादा पढ़ो तो जिसमें ग्राफ्स दिए गए हों और ग्राफ में कोई एक आप लोग को ट्रिक दिया गया होगा, कोई आप लोग को एक इसमें दिया गया होगा कि 5 इंक्रीज आ रहा है, 5 डिक्रीज आ रहा है। तो इसमें तो ईयरली 5 इंक्रीज आ रहा है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें 2 साल बाद रेगुलरली 5 इंक्रीज आता है, 2 साल बाद 10 इंक्रीज आता है, फिर 2 साल के लिए 5 की इंक्रीज आते हैं, फिर 2 साल बाद 10 की इंक्रीज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इस पे भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। नाउ कमिंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये हमारे पास जो स्टैटिस्टिक रिलेटेड है, बायो स्टैटिस्टिक जो हम अपने अंडरग्रेड में पढ़ते हैं उसके रिलेटेड है। और बायो स्टैटिस्टिक में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास एनोवा के, हमारे पास काई स्क्वायर, प्रोपोर्शन वहाँ से नहीं आते। मोस्टली हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हो मीडियन, मूड और फ्रीक्वेंसी और मीन के अकॉर्डिंग आते हैं, इसके इर्द गिर्द आते हैं, बहुत ईजी होते हैं। अगर हम एक दफ़ा अपने अंडरग्रेड के बेसिक बायो स्टैटिस्टिक मीन, मीडियन और मूड को पढ़ेंगे, या जीआरई में ये भी दिया गया है, जीआरई के बुक में ये मीन, मीडियन, मूड इसके क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इसको हम अगर एक दफ़ा पढ़े कि मीडियन हम कैसे निकालते हैं, मूड हम कैसे निकालते हैं, सिमेट्री और एसिमेट्रिक जो हमारे पास इवेंट्स होते हैं इसमें हमारे पास मीडियन क्या होता है, मूड क्या होता है, इसको हम अगर एक दफ़ा पढ़ेंगे तो इजीली हम इन क्वेश्चंस को पास आउट कर सकते हैं। अब अगर हम 7 क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो इसमें कहा कि 5 पॉजिटिव नंबर है। तो रिमेंबर कि पॉजिटिव नंबर का भी हमें पता हो। पॉजिटिव नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, अबाउट 0, लाइक 1 + 2 3 4
टूवर्ड इनफाइनाइट हमारे पास पॉजिटिव नंबर है कि हमारे पास 5 पॉजिटिव नंबर है, उसको ऐड किया तो 20 बन गए। तो मिनिमम जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल मीडियन हमारे पास क्या हो गया, वो आप लोग को इजीली कॉमन सेंस से भी पता चलता है कि 0 तो हमारे पास पॉजिटिव नहीं है, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो पॉजिटिव इवेंट है जो 20 पे मुश्तमिल हो सकता है वो हमारे पास 1 है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास 1 है, दूसरा भी हमारे पास 1 है, तीसरा भी हमारे पास 1 है, चौथा भी हमारे पास 1 है और पांचवा हमारे पास 16 हो गया। लाइक ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है। ऐसे भी हो सकता है कि एक 1 हो, बाकी कुछ और डिजिट हो, लेकिन उसको हम कंबाइन करेंगे तो ये 20 बन जाएंगे। तो हम इसको इजीली इसको देखकर हम बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव नंबर का कहाँ है और 20 का कहाँ है, तो इजीली हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। नाउ कमिंग टुवर्ड द 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारे पास स्टैटिस्टिक, मीन, मीडियन, मोड और फ्रीक्वेंसी के अराउंड होंगे। तो इसका क्वेश्चन है कि द मोड वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। तो अगर अंडरग्रेड में हमने बायोस्टैटिस्टिक अच्छा पढ़ा होगा तो हमें पता हो कि मूड क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मूड हमारे पास होता है कि द मोस्ट रिपीटेटिव डिजिट, हमारे पास जो डिजिट बार बार रिपीट होती है इसको हम मूड कहते हैं। हम इसको भी अगर आप लोग प्रॉपरली देखेंगे तो हमारे पास इस तरह हो कि हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखेंगे, तो फिर हमें इजीली पता चलेगा कि कौन सा डिजिट हमारे पास कितने दफ़ा आया है। इसको भी अगर हम लिखेंगे तो पता चलेगा, यहाँ से भी पता चलता है कि 16 हमारे पास 1, 2, 3 और 4, बाकी 4 दफ़ा कोई भी और डिजिट नहीं आया, सिर्फ 16 ऐसा डिजिट है कि जो 4 दफ़ा आया है। तो ऑप्शन में हम बी मार्क करेंगे कि बी इज़ द राइट ऑप्शन, जो कि 4 दफ़ा आया है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मूड बन गया। नाउ कमिंग टुवर्ड द थर्ड सेक्शन, जो कि हमने पहले कहा कि थर्ड सेक्शन हमारे पास क्या होगा, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो ये हमारे पास नर्सिंग डिपार्टमेंट है, हमारे पास नर्स मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग हम कर रहे हैं, हम करना चाहते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नर्सिंग रिलेटेड होगा। इसका भी टाइम जो है वो 1 आवर और 15 मिनट्स होगा। इसमें हमारे पास 2 सेक्शन होते हैं फर्दर। एक सेक्शन में हमारे पास 20 MCQs होते हैं, दूसरे सेक्शन में मैंने पहले डिस्कस किया है हमारे पास 3 या 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमने वहां पर लिखना होगा। वो मैं आप लोगों को बताता चलूंगा फिर जो सेक्शन आ जाए कि हमारे पास कैसे क्वेश्चंस होंगे और कितने क्वेश्चंस होंगे। इसका भी टाइम जो है वो 1 आवर और 15 मिनट्स है। और ये भी जैसे कि मैंने पहले कहा, इसको भी हमने जो MCQs है वो आंसर शीट हमें दिया गया है वहां पर हमने शेयर करना होगा। और लाइक हमने पहले कहा है, हमने पहले बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी किया है कि हमने उसी एक आंसर को जो है वो शेयर करना होगा। अगर हमने आधा शेयर किया है या हमने इम्प्रॉपर शेयर किया है या हमने 2-3 एक साथ शेयर किए हैं तो इनके मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि फिर उसको कंप्यूटर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। नर्सिंग नॉलेज के रिलेटेड आप लोग को बताता चलो कि मैंने आप लोगों को कहा कि इंग्लिश का कहा, उसका भी कोई ट्रेंड है कि कहाँ से आ सकता है, कैसे आ सकता है। मैंने आप लोगों को एनालिटिकल रीजनिंग का कहा, उसका भी कोई आप लोग देख सकते हैं कि GRE बुक से या आप लोग इंटरनेट रिसोर्सेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नर्सिंग नॉलेज के लिए मैं इटसेल्फ आप लोगों के लिए कोई बुक वगैरह रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि नर्सिंग बहुत वास्ट है ना, उसमें हम कहाँ से पढ़ेंगे। ये मोस्टली हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या कॉमन सेंस से भी मोस्टली हम इसके इतने डिफिकल्ट ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ऐसे इतने ईजी भी नहीं होते, लेकिन हम अपने अंडरग्रेड के स्टडीज से और हम अपने जो एक्सपीरियंस हमने ये किया है प्रैक्टिकल, उससे हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे कि अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर कार्डियक कैथेटराइजेशन यूजिंग रेडियो ओपेक डाई, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज मोस्ट लाइकली बिफोर द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर से पहले हमने क्या जो असेस करना है, इनटेक एंड आउटपुट हमने असेस करना है, या हमने बेसलाइन पेरिफेरल पल्सेस असेस करने हैं, हाइट एंड वेट असेस करना है, या एलर्जी टू आयोडीन असेस करना है। तो ये इजी है, हम सबको पता है कि रेडियो ओपेक डाई जब हम देंगे वो हमारे पास कंपोज होते हैं आयोडीन पे, उसमें हमारे पास आयोडीन होता है। अब अगर एक पर्सन को हम पहले से हम उसकी असेसमेंट ना करें, हम उससे पूछे ना, हम उसकी टेस्ट डोज ना दे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन इसको रिएक्टिव है, क्योंकि कुछ जो एलर्जिक रिएक्शन है वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो हमने इस सिचुएशन में इजीली हम उसको पता चलता है कि रेडियो ओपेक डाई देना है। जब डाई देना है तो इनटेक आउटपुट का इसके साथ इतना कुछ नहीं है, बेसलाइन पेरिफेरल पल्सेस का भी इतना कुछ नहीं है, हाइट एंड है
ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जब हमें दिए गए क्वेश्चन है उसमें हम मोस्ट अप्रोप्रिएटली देखेंगे तो हमारे पास जो बेस्ट सूट क्वेश्चन है वो एलर्जी टू आयोडीन आता है। ये हमारे पास मजीद कुछ क्वेश्चन है जो नर्सिंग नॉलेज के रिलेटेड है। लाइक अब हम इसको पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट इज टिपिकल ऑफ समवन हु एक्सपीरियंस पीरियोडिक पैनिक अटैक्स व्हाइल स्लीपिंग। तो इसको हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिए है। यस्टरडे आई सेट अप इन बेड एंड जस्ट फेल्ट सो स्कैर्ड। आई हैव डिफिकल्टी स्लीपिंग बिकॉज आई एम एंग्शियस। Sometimes I have the most wild and weird dreams. When I drink milk, I feel sleep without any problem. अगर हम इसमें देखेंगे तो हमें अंडरग्रेड से और अपनी स्टडीज से और प्रैक्टिकल से हमें पता चलेगा कि जब पैनिक अटैक आती है तो मोस्टली उसमें नींद में आती है और बंदा डर के उठ जाता है। तो जो भी है हमारे पास बेस्ट सूट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन 1 है, जिसमें उसने कहा है कि यस्टरडे आई सेट अप इन बेड जस्ट फेल्ट सो स्कैर्ड। तो ये हमारे पास क्या है, पैनिक अटैक की एक साइन सिम्टम है, जो टिपिकल साइन सिम्टम है। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन ठीक हो गया। नाउ कमिंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है कि इन अ होम visit done by nurse, she suspected the wife and her child are victim of abuse. Which of the following is the most appropriate for the nurse to ask? तो हम ऐसे कुछ सिनेरियो है जिसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, कुछ सिनेरियो ऐसे हैं जिसमें हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इस सिनेरियो में हमने डायरेक्ट क्वेश्चन करनी है क्योंकि वो एक ट्रामा से गुजर रहे हैं लोग। जब ट्रामा से गुजर रहे हो तो उसमें हमने डायरेक्ट क्वेश्चन करना होगा ताकि हम उसको सेव कर सकें। तो इसमें हमारे पास बेस्ट सूट क्वेश्चन आंसर जो है वो क्या आता है, आर यू बीइंग थ्रेटन्ड और हर्ट बाय योर पार्टनर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये ठीक है। लेकिन हम नीचे भी देखते हैं कि नीचे कोई और ठीक ऑप्शन है, यानी ये आर यू फ्राइटन्ड बाय ऑफ योर पार्टनर। तो ये इतना ज्यादा वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये वाला। इज समवन बॉदरिंग यू, ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू एंड योर पार्टनर आर्ग्यू। तो ये क्वेश्चंस थोड़े से ब्रॉड और इनडायरेक्ट है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है और रिलेटेड है, तो इसमें हम डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछेंगे। नाउ कमिंग टूवर्ड द लास्ट सेक्शन, जो कि हमने पढ़ा भी है, बताया भी है पहले भी आप लोग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें हमने पेशेंट की पूरी ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, साइंस सिम्टम, डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं उसको, वो सारा हम इसमें लिखेंगे। जो नर्सिंग केयर है उसको जो हम दे रहे हैं वो सारा हम इसमें लिखेंगे। और जितना मतलब हम टू द पॉइंट लिखेंगे। लाजिमी नहीं है कि हम पूरा सिर्फ साइंस सिम्टम लिख के और हम जो ट्रीटमेंट है वो छोड़ दें, हम साइंस सिम्टम लिख के हम डायग्नोसिस छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होगा। हमने एक बहुत कॉन्साइजली उसको देखना होगा कि जो मेन फाइंडिंग्स होते हैं, जो मेन डायग्नोसिस होते हैं, जो मेन ट्रीटमेंट होती है, जो मेन इंटरवेंशन होते हैं, वो हमने लिखना होगा। इसमें हमारे पास 3 और 4 क्वेश्चन होंगे जो डिजीज पे, डिफरेंट डिजीज पे आप मुश्तमिल होंगे। लाइक पूछा गया होगा कि एमआई के मैनेजमेंट, उसकी जितनी भी डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट है वो लिखो। डायबिटीज मेलाइटिस की या हाइपरटेंशन की, जितने भी मैंने ऑब्जर्व किए हैं प्रीवियस 3-4 बैचेस से, तो ये 3 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, इन तीनों क्वेश्चंस के। तो मैं आप लोग को ये नहीं कह रहा कि आप लोग को भी ये आएगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ कि 3-4 ईयर से ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं कि पेशेंट एमआई के साथ आए हैं, डायबिटीज़ के साथ आए हैं, ये हाइपरटेंशन के साथ आए हैं, तो इनको हम कैसे मैनेज करते हैं, पूरी ये जो केयर प्लान है ये बनाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमारे पास होगा, वो होगा कि इंसिडेंस, अगर एक इंसिडेंस हमारे साथ हुई है, हॉस्पिटल में हुई है, यूनिवर्सिटी में हुई है, लाइफ में हुई है, तो उसको हमने कैसे रिपोर्ट किया है, उसको हम अब कैसे देखते हैं, उस इंसिडेंट से हमने क्या लर्न किया है, उस इंसिडेंट की वजह से हमारे फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट आया है, फ्यूचर में हमने वो कैसे उससे खुद को बचाना है। तो एक इंसिडेंट्स रिपोर्ट आती है और 3 या 2 हमारे पास डिजीज मैनेजमेंट आती हैं, जो कि बहुत बेसिक होते हैं। हम नर्सेज डेली उसको इनकाउंटर करते हैं, इससे इतने डरने की बात नहीं है। जो हम डेली, अगर कोई नर्स आईसीयू नर्स है तो वो भी इसको इनकाउंटर करता है, कोई इमरजेंसी नर्स है वो भी इनकाउंटर करता है, कोई जो भी नर्स हो, कोई मेडिकल वार्ड में है, हर कोई इसको इनकाउंटर करता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशलिटी रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसको कोई और नहीं कर सकता। बिल्कुल जो मेन डिजीज होते हैं, जो बेसिक डिजीज होते हैं, इसकी मैनेजमेंट यहाँ पर होती है।
इसके अलावा मैं आप लोग को बताता चलूँ, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हो तो हमें कमेंट करो, हम और भी वीडियोस बनाएंगे लाइक आगा खान यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में, हम डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में। कुछ लोग सोचते हैं कि आगा खान की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर स्टूडेंट फिनांस का जो है इफ़े जो है फिनेंशियल असिस्टेंस वो कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, तो वो सब हम गाइड कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हमें पता चलेगा कि आप लोग चाहते हैं कि हम और वीडियोस बनाएं, तो कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी बेनिफिट इससे हासिल करें और एक क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी इंस्टीट्यूशन से हासिल करें, तो हमारी नर्सिंग आगे जाएगी। थैंक यू सो मच।